हाँ भाई सर, लास्ट टर्म पे हमने स्टार्ट किया था किसी भी नॉन कंडक्टिंग कैविटी को कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। इस पे कितना फील्ड होता है, कितना पोटेंशियल होता है, इस बारे में बात करेंगे, ठीक। अब इधर बहुत ध्यान से देखें। तो जैसे मान लो क्या हो कि ये कोई भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, ठीक। अच्छा, मुझे उस केस का बिल्कुल पता है जब कैविटी का सेंटर वाले स्फीयर के सेंटर से क्या करें, अलाइन करें, ठीक। समझ में आया, ठीक। अब सिंपल सी बात है, हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इसमें क्या होगा कि कैविटी का सेंटर कोई ज़रूरी नहीं, ठीक, कि स्फीयर के सेंटर से अलाइन करें। तो पहली बात तो समझ जाओ कि ये मान लिया इसका सेंटर है स्फीयर का, इसको बोल देते हैं पॉइंट ए। ये कैविटी का सेंटर है, इसको बोल देते हैं पॉइंट बी, ठीक। समझ में? आपसे देखो कहाँ कहाँ वो फील्ड निकलवा सकते हैं, ठीक। पहला बोल सकते हैं कि कोई पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 1। अगर तुम ध्यान से देखो पॉइंट नंबर 1 को, तो जो पॉइंट नंबर 1 है, ठीक, समझ में, वो इस वाली कैप मतलब स्फीयर के लिए अंदर है, ठीक, समझ में, लेकिन इसके लिए कहाँ है, बाहर, ठीक। समझ में? एक ऐसा पॉइंट हो सकता है, ठीक। एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जो यहाँ कहीं मतलब कैविटी के भी अंदर हो और स्फीयर के भी अंदर, और ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है जो कहाँ हो, बाहर, यानी कि इन दोनों के कहाँ हो, बाहर, ठीक। समझ में? यानी जनरली इन 3 तरह के पॉइंट्स के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखने वाले हैं। तीनों के लिए बात करेंगे ढंग से, ठीक। समझ में आया? ठीक है। क्लास थोड़ी सी लंबी है, ठीक, थोड़ा सा तेज स्पीड रखूंगा, ध्यान से सुनेंगे। कोई भी बात होगी तो मतलब डाउट होगा तो पूछेंगे, क्यों? क्योंकि आज ही हमें कंडक्टिंग कैविटी पर भी कुछ बेसिक बातें करनी, ठीक है। स्टार्ट करें एक एक करके शेयर सारी चीजें। तो एक जो बहुत बेसिक सा लॉजिक मैंने दिया है कि इस कैविटी के लिए जनरली आपको रो दिया होगा, क्या दिया होगा, रो दिया होगा, ठीक। तो हम याद करो जब हम मास पढ़ते थे और सेंटर ऑफ मास निकालना था कैविटी प्रॉब्लम में, तो हमने क्या माना था, कैविटी वाली जगह पे उतने ही अमाउंट में क्या मान लिया था, नेगेटिव मास मान लिया था, ठीक। अगर सिंपल मास की डेंसिटी रो थी तो यहाँ क्या मान लिया था, माइनस रो। ऐसे ही सोचो, अगर यहाँ पे चार्ज डेंसिटी प्लस रो है तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या मान लूंगा, माइनस, क्या मान लूंगा, माइनस, ठीक। समझ में? और मैं मानूंगा ही नहीं कि इसमें कोई कैविटी, मैं मान लूंगा गोला पूरा है जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो, और साथ में एडिशनली एक माइनस रो का गोला क्या किया गया है, रख दिया गया है। समझ में आई बात? तो ये प्रॉब्लम ऐसी हो जाएगी कि आपके पास 2 इंडिविजुअल स्फीयर्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा नेगेटिवली चार्ज, ठीक। समझ में? कैसे करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को, एक इलस्ट्रेशन लेके देखते हैं, ठीक है, ढंग से। तो जैसे मान लिया एक स्फीयर था, ठीक, समझ में, इसका कुछ रेडियस है और इसमें मैंने एक ऐसे कैविटी काट दी, इसमें क्या करते हैं, कैविटी काट दी। स्फीयर का रेडियस मान लो कितना हो, 4r, और इसका रेडियस मान लो कितना है, 2r, इसका रेडियस मान लो कितना है, 2, ठीक। ये कैविटी, ये क्या है, कैविटी, ठीक। हमसे बोला गया कि भाई साहब इसके सेंटर से किसी दूरी पर एक पॉइंट है P, सेंटर से किसी दूरी पर एक पॉइंट है P, वहां पर क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये लिख देता हूँ कितनी, 8r, कितनी लेता हूँ, 8r। क्या कह रहे हैं, ठीक, खुश, ठीक। वैसे 2r हो सकता है, क्या दिक्कत है, वेट ये है 4r, ये यहाँ से यहाँ तक 4r, ठीक है। हम उसका डायग्राम थोड़ा बड़ा बन जाए, ठीक, समझ में? चलिए हाँ स्टार्ट करें, ठीक। चलो ये मान लो कितना है, r, ठीक। अच्छा, अगर ये r है तो ये आपको क्लियर दिख रहा होगा ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5r। अरे ये यहाँ से यहाँ तक कितना, 4r, तो ये इसके आगे कितना, 4r, तो ये 4r प्लस r कितना, 5r।
यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 5। ठीक, अब क्या करो तुम यहाँ दो इंडिविजुअल कंडीशंस मान लो। तो मान लो ये पूरा बड़ा वाला स्फीयर हो, पूरा बड़ा वाला स्फीयर हो, तो पॉइंट पी पर केवल बड़े वाले स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? अरे पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर बनता है, हाँ कि ना? ठीक, अब पॉइंट पी पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड टू बिगर स्फीयर, जिसमें मैंने माना ही नहीं कि कोई कैविटी है, जिसमें मैंने माना ही नहीं है कि कोई कैविटी है, प्लस ये हो गया हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड टू बिगर स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कौन सा? कैविटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कौन सा? कैविटी। कैविटी पर मैंने कैसा चार्ज मान लिया? नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज मान लिया? अच्छा, कैविटी पर मान लिया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना? अरे लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे बना देते? अरे नेगेटिव चार्ज स्फीयर हो तो उसकी तरफ फील्ड बन जाता है, आगे ना? ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू। ठीक, समझ में है? चलो, बिगर स्फीयर के लिए क्या ये पॉइंट आउटसाइड है? अरे क्या ये पॉइंट कैसा है? आउटसाइड। कितनी फील्ड होती है? k/r स्क्वायर कितनी होती है? k/y। तो यानी कि k बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में q यानी पूरे स्फीयर पर चार्ज। पूरे स्फीयर पर चार्ज कैसे लिखोगे? 4/3 पाई इनटू में कितने का? 4r का क्यूब, 4r का क्यूब डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? कितना? 8r का स्क्वायर। अरे हाँ कि ना? अरे क्या ये लिखा जाएगा? अरे बड़े वाले स्क्वायर की ऐसे मल्टीप्लाइड बाई ये समझ में? अरे ये समझ में है? अच्छा, क्या कैविटी में से फील्ड कहाँ होगी? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो कैसा साइन? माइनस साइन। कितना? k इनटू में रो इनटू कैविटी का वॉल्यूम। कैविटी का वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई इनटू में r का क्यूब, पाई इनटू में r का क्यूब डिवाइडेड बाई कितना? 5r डिवाइडेड बाई कितना? अरे कैविटी के लिए भी ये पॉइंट कैसा है? आउटसाइड। समझ में? क्या फील्ड लिख लोगे? अरे क्या फील्ड लिख लोगे? स्फीयर के लिए अलग लिख लो आउटसाइड, कैविटी के लिए अलग लिख लो और दोनों का आपस में क्या कर दो? माइनस। ठीक, ये मैंने सिंपल ले लिया। अरे हो सकता है इस पॉइंट पे निकलवा लूं। ठीक, समझ में? अगर इस पॉइंट पे निकालना होता तो क्या करता? इस कैविटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनती, बड़े वाले स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनती। तो जुगाड़ लगा करके हमको ये एंगल निकालना पड़ता और वेक्टर फॉर्म को जोड़ देते। अरे समझ में आया? यानी दोनों की वजह से तो क्या कहीं भी निकाल लोगे? अरे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? कैसे निकालना है? अरे सुनो, क्या पोटेंशियल लिखोगे? अरे पोटेंशियल k/r फॉर्मूला होता है, इसकी वजह से पोटेंशियल लिख लो, इसकी वजह से पोटेंशियल लिख लो, दोनों को किसके फॉर्म में ऐड कर दो? स्केलर फॉर्म में ऐड कर दो। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत? चलो, चलो एक खुद से ट्राई करो। सेंटर से किसी दूरी स्मॉल r है, या चलो कैपिटल R, इसके सेंटर से किसी दूरी कैपिटल R पे कोई पॉइंट है P। ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो सब। ये छाप लेना सबने, ठीक है? कोशिश किया करें एक बार जब समझ में आ जाए चीजें तो खुद से निकाल लें।
लिखना शुरू करें। बाकी लोगों के आंसर है चलो हाँ भाई लिखना शुरू करें। इस पॉइंट के लिए लिख लिया सबने? अरे इस पॉइंट के लिए लिख लिया? चलो स्टार्ट करें लिखना। इधर देखो बोर्ड पे। क्या ये पॉइंट अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो क्या ये पॉइंट बड़े वाले स्फीयर के लिए अंदर है और छोटे वाले स्फीयर के लिए एक? बड़े वाले स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसे बनेगी? अरे हाँ कि ना, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बिगर स्फीयर। और कैविटी है इधर, कैविटी पर नेगेटिव चार्ज है तो क्या कैविटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन जाएगी? ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी। अबे समझ में? चलो अब स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं? रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अरे ये लिखते हो ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो क्या लिखा जाएगा? माइनस रो आर क्या होता है? सेंटर से दूरी, तो यहाँ पर आर ही है, डिवाइडेड बाई कितना? 3 एप्सिलॉन नॉट। हाँ कि ना? अरे ये लिखा जाएगा ना, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। उस वाले की फील्ड, अरे उस वाले की फील्ड इधर की तरफ होगी, इस तरफ, ठीक है? तो प्लस साइन से क्या लिखोगे? अरे भाई के इंटू में क्यू, क्यू क्या होगा? रो इंटू में इसका वॉल्यूम 4/3 पाई बड़ा आर क्यू, 4/3 पाई बड़ा आर क्यू डिवाइडेड बाई ये दूरी का स्क्वायर। भाई आउटसाइड पॉइंट के लिए दूरी कहाँ से नापते हैं? सेंटर से। अब तुम देख लो, ये यहाँ से यहाँ तक कितना? आर, ठीक है समझ में? और ये यहाँ से यहाँ तक 3r। अरे ये 4r है तो r है, तो ये कितना? 3r, और ये r कितना? 4r। तो डिवाइडेड बाई कितने का स्क्वायर? 4r का। कितने लोगों का यही आंसर है? समझ में है? दोबारा बता दो, कंफर्म बनाए, ठीक है? मतलब ये नहीं सुनना चाहता हूँ मैं कि भाई ये नहीं समझ में आता है, ठीक है? एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो बच्चे केवल नोट्स के लिए, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा कष्ट लेने की ज़रूरत नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, ठीक, लेकिन जो प्रॉपर कॉम्पिटिशन वाले हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा क्या पोटेंशियल पूछता तो क्या लिख लेते? अरे एक स्फीयर के से पोटेंशियल लिखने का फॉर्मूला आपके पास है ही, ठीक है? और इसके लिए ये पॉइंट कहाँ है? आउटसाइड है। समझ में? स्केलर फॉर्म में दोनों को क्या कर देता? जोड़ देता। समझ में? ठीक, तो ध्यान से देखो, सुनना, एक ऐसा पॉइंट जो दोनों के लिए आउटसाइड हो, वहां पे भी फील्ड पोटेंशियल लिख लेंगे। एक ऐसा पॉइंट जो स्फीयर के लिए तो इनसाइड हो लेकिन कैविटी के लिए आउटसाइड हो गया, वहां भी लिख लेंगे। चलो अब हम बात करते हैं सबसे मतलब इसकी इम्पोर्टेंट केस की, एक ऐसा पॉइंट जो कैविटी के भी अंदर हो और स्फीयर के भी अंदर हो, उसको कैसे देखते हैं? मेन चीज वही बतानी। ये तो कम पूछा जाता है, ठीक है, इजी भी है, ठीक, वो थोड़ा सा अच्छा है, उसको बहुत ध्यान से देखें। एक सब हेडिंग डाल दें कॉपी में, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक, कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेंगे, ठीक। चलो मान लो ये स्फीयर था, ठीक, इसके अंदर मैंने नॉन कंडक्टिंग कैविटी काट, कैविटी कहीं भी काट सकता हूँ, ठीक, कैविटी क्या करती काट। ये मान लो ये इस कैविटी का सेंटर है और यहाँ कहीं कोई पॉइंट है P जिसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में क्या हूँ? इंटरेस्टेड। मैं चाहता तो यहाँ भी ले लेता, ठीक, समझ में है, लेकिन एक जनरल केस देख लेते हैं, ठीक, समझ में? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता, ठीक, समझ में? अरे आया नहीं आया, ठीक, कोई दिक्कत।
हमको कुछ डेटा दिया हुआ है कि दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी मान लो कितनी है l, दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी मान लो कितनी है l, ठीक, समझ में आया? दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी है l, ठीक, समझ में आया? ठीक, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की कोई, ठीक, ये है हमारी कैविटी और ये है मेरा फिगर, ठीक। तो बहुत ध्यान से देखो, लॉजिक वही है, दोनों की वजह से मुझे फील्ड लिखनी है और उसको किस फॉर्म में ऐड कर देना है, वेक्टर फॉर्म में ऐड कर देना है, ठीक, समझ में आया? अरे आया नहीं आया? चलो, इस बड़े वाले स्फीयर की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसे बनाऊंगा, हाँ कि ना? इस बड़े वाले स्फीयर की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसे बनाऊंगा, अरे हाँ कि ना? ठीक, समझ में? भाई इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही होगी, इस डायरेक्शन में। अरे बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई, ठीक, समझ में? ऐसे बनाओ, ठीक, बना दिया, ठीक, क्लियर है? ये डायरेक्शन हो गई पॉइंट P पे, क्या है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बिगर स्फीयर, ठीक, समझ में? मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये बिगर स्फीयर का सेंटर है, ये कैविटी का सेंटर मान लिया कितना C, ठीक, समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बिगर स्फीयर क्या लिखोगे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो? क्या लिखोगे? रो इनटू में r, रो इनटू में r। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी r भी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो r भी, तो रो इनटू में r भी पाई में कितना 3 हाँ कि ना? ठीक, समझ में? सोचो अगर मैं इस डायरेक्शन में एक वेक्टर बोल दूं r भी, इस डायरेक्शन में अगर एक वेक्टर बोल दूं कौन सा r, तो क्या यही डायरेक्शन है? अरे हाँ कि ना? ठीक, ये डायरेक्शन है। अरे कोई दिक्कत किसी तरह की कोई, अच्छा, जो कैविटी की वजह से फील्ड बनेगी, जो कैविटी की वजह से फील्ड बनेगी क्या इस डायरेक्शन में? अरे हाँ कि ना? अरे क्या इस डायरेक्शन में बनेगी? ठीक, समझ में? सोचो ध्यान से, अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर को बोल दूं RC, इस पोजीशन वेक्टर को क्या बोल दूं RC, तो कैविटी की वजह से फील्ड क्या लिखोगे? जल्दी बोल दो, प्लस आगे रो इनटू में वेक्टर RC बाई में कितना 3 अरे यही बोला जाएगा क्योंकि दोनों के चार्ज डेंसिटी तो मैंने सेम ही मानी है, ठीक, और RB के डायरेक्शन में बड़े वाले स्फीयर का ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बिगर स्फीयर और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी। अरे क्या इतना समझ में आया? और दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया, दोनों को क्या कर दिया? क्या रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सॉरी रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, हाँ कि ना? क्या ब्रैकेट में बचा RB प्लस RC, ठीक, समझ में? अरे RB प्लस RC, हाँ कि ना? अगर तुम ट्रायंगल लॉ बहुत ध्यान से देखो तो ये है वेक्टर RB, ये है वेक्टर RC, तो क्या दोनों का सम ये वाला वेक्टर, दैट इज वेक्टर L, दैट इज वेक्टर जहाँ पे L क्या है? दोनों कैविटीज के सेंटर के बीच की दूरी। अगर आप L के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो L क्या है? दोनों कैविटीज के बीच की सेंटर की दूरी, समझ में? यानी कि क्या है? रो बाई में 3 एप्सिलॉन नॉट वेक्टर L, वेक्टर L, वेक्टर L प्रोवाइडेड है कि ये पॉजिटिव था, इस पे प्लस रो थी और मैंने कैविटी पे क्या मान लिया? माइनस रो। अरे क्या मान लिया? तो क्या वेक्टर L इस डायरेक्शन में? अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? तो यानी कि सोचो अगर मैं पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इसी यूनिट वेक्टर के पैरेलल बननी चाहिए। अरे वेक्टर L के पैरेलल बनना चाहिए, हाँ कि ना? तो वेक्टर L के पैरेलल के ये वाली लाइन, अरे बिल्कुल पैरेलल मैंने क्या किया? बना दिया, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या? E में किस पॉइंट पर? P पॉइंट। अरे ये समझ में आया? अरे आया नहीं आया? छापने पहले एक और बात सुनना ध्यान से, क्या ये पॉइंट मैंने कहीं भी चुना होता क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यही आती? यानी कि सोचो कंक्लूजन क्या निकला?
कि किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की कैविटी के अंदर फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। फील्ड कैसी है, समझ में आई बात? ठीक, कितनी है, रो एल बाई 3 एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड। अब एल को कौन सा साइन देना है ये आप देख लें। अगर स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज था तो एल आउटवर्ड सेंस में बनाएं, और अगर एल नेगेटिवली चार्ज है, अगर स्फीयर नेगेटिवली चार्ज है तो इनवर्ड सेंस में बनाएं। अरे ये बात समझ में आई? ये बात समझ में, एक बार इतना छापो फिर एक अलग से डायग्राम बनाते हैं। अरे ये समझ में आ रहा है सबके? अबे आ रहा है नहीं आ रहा है? छापो। ये कर क्या हो गया, ये क्यों करवाया है, इस पे सवाल आया था ओलंपियाड में, ठीक है, बड़ा सवाल था 10 नंबर का, वो करा था तो आपको पता चला। बात नहीं विजय, क्या समस्या है? ठीक, इसके नीचे लिख लें, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनती है, यूनिफॉर्म। अच्छा, ये आपको समझ में आ रहा ना, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, रो की वैल्यू कहीं भी बदल नहीं रही। समझ में? अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बता दूं? बता दूं? चलो, तो देखो ध्यान से हमने क्या सीखा, सुनना। हमने ये सीखा कि मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, इसका सेंटर यहाँ कहीं था, और मैं इसमें कोई कैविटी कट, इसमें क्या कर लूँ, कैविटी कट कर लूँ, और कैविटी का सेंटर है ये, कैविटी का सेंटर है ये, ठीक, समझ में? और ये दूरी मान लो कितनी है, L, ये दूरी मान लो कितनी है, L, और कैविटी पे चार्ज डेंसिटी है कितनी, तो कोई भी पॉइंट चुन लो, कोई भी पॉइंट चुन लो, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखोगे, इस डायरेक्शन, इनके सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसके पैरेलल, उसके पैरेलल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी है, रो L बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इस L को चाहो तो वेक्टर साइन दे दो, ठीक, समझ में? अगर ये नेगेटिवली चार्ज से होता तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में बना देता, ठीक। सोचो ध्यान से, मैं कोई भी पॉइंट चुनूं, ये कोई पॉइंट चुनूं, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाऊंगा, बिल्कुल L के पैरेलल, बिल्कुल L के पैरेलल, यहाँ कहीं को पॉइंट चुन लो, बिल्कुल L के पैरेलल, यहाँ कहीं को पॉइंट चुन लो, बिल्कुल L के पैरेलल। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, सेम, यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है और डायरेक्शन वाइज भी सेम है। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? चुपचाप इनके सेंटर्स को मिलाएं और बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचें, बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचते हैं। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी भी तरह की कोई, समझ में आया? समझ में आया? चलो ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये क्लियर हो गया ना? इसको बना आप एक सवाल पूछ सकते। समझ में आएंगे? चलो अब एक बात बताओ, सुन, क्वेश्चन क्या है, सुन, एक इलेक्ट्रॉन जो है एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था,
उस पर चार्ज डेंसिटी दी है। एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ कहीं से रिलीज करा गया, ठीक समझ में, ठीक समझ में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं से क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया, ठीक समझ में। मुझे तो कहाँ जाए, किस तरह, कि उसका पाथ क्या होगा अगर सिंपल रिलीज कर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अगर तुम ध्यान दो तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इस डायरेक्शन में होगी, अरे हाँ कि ना, ठीक है। तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, इधर, ठीक, तो क्या वो इस लाइन पे ऐसे रहेगा, अरे हाँ कि ना। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था कि एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से रिलीज करे, एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, रिलीज करे, ठीक है, तो वो दोबारा सरफेस को कब टच करेगा, समझ में आया, ठीक। तो क्या निकाल लेते कितनी देर बाद टच करेगा, ऐसे ही पूछा, निकालो नहीं, सब बताओ निकाल पाते कि नहीं। अरे ये है चली गई दूरी, हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन से, अरे ये है चली गई दूरी, अरे हाँ के ना, एक्सेलरेशन कितना लगता है इस पे, अरे EQ/m इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या इतना ही एक्सेलरेशन लगता है, अरे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चली गई दूरी पता है, अरे भाई ये कॉर्ड लेंथ क्या है पता है, ठीक है समझ में। अगर मैं दूरी पूरी दूँ तो अब ये कॉर्ड लेंथ निकाल सकते, ठीक समझ में। तो क्या टाइम निकाल लेंगे, अरे S = UT + ½ AT² इनिशियल होता है, बढ़िया सवाल है लॉन्ग आर्ट, ठीक। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में पूछा, उन्होंने लैंग्वेज कर पाया, ठीक, लेकिन वो वही सवाल कर सकता है जिस बच्चे को ये बात क्लियर हो कि कैविटी के अंदर फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म, ठीक। एक्चुअली उन्होंने जो सवाल पूछा था उन्होंने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रफ्तार दे दी किसी एंगल थीटा पे, ठीक समझ में आया। तो इसका पाथ कैसा होगा, अरे प्रोजेक्टाइल की तरह, गुड, अरे आपने वेलोसिटी ऐसे दी है, ठीक समझ में आया। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो क्या इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा होगा, समझ में आया, अरे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना, हाँ कि ना, ठीक है समझ में। तो क्या इसका पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक, अरे आपको भी सोचो, ये हो जाएगा u sin थीटा, ये हो जाएगा u cos थीटा, किसमें चेंज आएगा, u cos थीटा, किसमें चेंज आएगा, u cos थीटा में, किसमें चेंज आएगा, u cos थीटा में। ये लगातार बढ़ता जाएगा, ये लगातार बढ़ता जाएगा, अरे कुछ नहीं, सिंपल प्रोजेक्टाइल ऐसे होता है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल को क्या कर दो, टेढ़ा, प्रोजेक्टाइल को क्या कर दो, खत्म, प्रोजेक्टाइल को क्या कर दो, टेढ़ा, ठीक समझ में। तो ये प्रोजेक्टाइल जैसा पाथ बन जाएगा, कैसा पाथ बन जाएगा, प्रोजेक्टाइल जैसा, समझ में। तो इस केस में क्या निकाल देते, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या निकाल देते, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखते, 2u sin θ/g, यहाँ पे 2u sin θ की जगह क्या लिखेंगे, 2u cos θ, अरे क्योंकि फोर्स कहाँ लग रहा है, cos θ के अलावा, तो यहाँ पे क्या लिख देते, 2u cos θ/g, और g की जगह वही EQ/m, g की जगह वही EQ/m, बढ़िया स्टैंडर्ड सवाल हो जाते हैं। अबे यार क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, क्या पूरे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ठीक समझ में है। तो ये y एक्सिस पे रफ्तार, ये x एक्सिस पे रफ्तार, अरे y एक्सिस पे रफ्तार कितनी, u sin थीटा, x एक्सिस पे रफ्तार कितनी, u cos थीटा। अगर तुम ध्यान दो जो फोर्स है यहाँ पे कहाँ लग रहा है, x पे, y पे नहीं, कितना लग रहा है, अरे एक्सेलरेशन कितना लगता है, EQ/m, यानी ρL/3 इनटू में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा सही से, ठीक समझ में, इनटू में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास, ये हो गया क्या, एक्सेलरेशन, ये हो गया क्या, एक्सेलरेशन, ठीक समझ में आया, कोई दिक्कत। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, u cos थीटा, एक्सेलरेशन x पे है ना, तो ρL/3 इनटू में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास, वेलोसिटी भी x पे है, एक्सेलरेशन भी x पे है, तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिख दोगे, 2u cos θ/g, g की जगह। अब समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, इस तरीके से पैराबोलिक पाथ पे आंसर आ जाएगा, इक्वेशन निकलवा सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, समझ में आया नहीं आया, अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत, चलो इस तरह के सवाल करने आने चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो और
अरे क्या ये बात समझ में आई? ये बात समझ में? अरे सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन लिख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अरे सेम सवाल में अगर इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन लिख लें, ठीक है, तो भी आंसर्स वही आएंगे, बस डायरेक्शन उल्टा हो जाए, डायरेक्शन उल्टा हो जाए। चलो क्या ये बातें समझ में आ रही हैं आपके? अरे क्या ये बातें समझ में आ रही है सारी? तो क्या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की कैविटी समझ में आएगी? आगे बढ़ जाए यहाँ से। अब बात करते हैं कंडक्टिंग स्फीयर्स की कैविटी। अब बात करते हैं किसकी कैविटी? कंडक्टिंग स्फीयर्स की कैविटी। हेडिंग डालते हैं कैविटी ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर्स। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से लिखेंगे। समझ में आया? एनालिसिस ऑफ कैविटी ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर्स। ठीक, समझ में आया? अरे आया नहीं आया? चलो ठीक, एनालिसिस ऑफ कंडक्टिंग, ठीक है, कंडक्टिंग कैविटी। ठीक, स्टार्ट करें? चलिए कंडक्टिंग कैविटी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक गुड कंडक्टर है, ठीक है, ठीक, इसके अंदर मैंने कैविटी काट दी, सॉलिड कंडक्टर है। सॉलिड कंडक्टर मतलब इस एरिया में मटेरियल प्रेजेंट, ठीक, समझ में? इसका इनर रेडियस मान लो है R1, आउटर रेडियस मान लो है R, ठीक, आउटर रेडियस मान लो कितना है R, ठीक, समझ में? मैं क्या करूं, सुनना, अगर मैं इसको चार्ज दूं बाहर से तो सारा चार्ज कहाँ? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? कैसा चार्ज होता? यूनिफॉर्म। कैसे चार्ज होता? यूनिफॉर्म। डायग्राम बना लेते हैं कि ये है सेंटर और इसमें पूरा मटेरियल भरा हुआ, ठीक, इसका इनर रेडियस है R1, आउटर रेडियस है R2। तो ध्यान दो, ये है सरफेस S1 और ये है सरफेस S2। अगर मैं चार्ज बाहर से देता तो सारा चार्ज कहाँ आता? सरफेस पे, ठीक। मैं कह रहा हूँ मैंने चार्ज बाहर नहीं दिया, मैंने इसकी कैविटी में एक चार्ज रख दिया। क्यों? मैंने इसकी कैविटी में एक चार्ज रख दिया, ठीक, समझ में? अब कुछ पॉइंट्स चुन लेता हूँ, A, B, C, ठीक, बहुत सोच के बताओ, ये पूरे इसमें मटेरियल बताओ, ठीक, समझ में? मुझे सोच के बताओ किस पॉइंट पर गारंटीड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो? ए पर, बी पर या सी? नहीं, बिल्कुल लॉजिक से देखो, बी तो मटेरियल भरा हुआ है और मटेरियल बॉडी में तो मैं जानता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है भाई कि किसी भी कंडक्टर की बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। क्यों? क्योंकि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगी, कभी भी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। तो ये चीज बिल्कुल गारंटीड में मैं बोल सकता हूँ कि पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ठीक, तो पहली बात तो ये कि आप जो तुम रटते हो कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ऐसा मत रटो। इस तरीके से रटो कि कंडक्टर के अंदर उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी जहां पर मटेरियल प्रेजेंट है। अरे ये बात समझ में आई? किताबों में पढ़ के कंफ्यूजन होता है, बुक्स में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंडक्टर जीरो, ठीक है, समझ में? जबकि रियलिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जीरो होगी कंडक्टर में जहां पर मटेरियल प्रेजेंट होगा। कैविटी में जीरो हो भी सकता है और नहीं, प्रूफ करेंगे। अरे क्या ये बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? अरे ये बात तो क्लियर है ना? ठीक, समझ में? तो ये तो क्लियर हो गया कि पॉइंट बी पर गारंटीड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ठीक है,
समझ में? एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए भी, कॉम्पिटिशन के लिए, ठीक? समझ में? ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे, छोटे छोटे सवाल आते हैं यहाँ से, ठीक? इतना समझ में है? ये क्लियर होगा कि भाई बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड गारंटीड 0 होगी। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पे है? बॉडी मटेरियल पे, ठीक? इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे क्या होगी? गारंटीड 0, ठीक? समझ में? अच्छा, समझ में? चलो, अब मैं क्या करूँ, एक गॉसियन सरफेस बनाऊँ जस्ट आउटसाइड, कहाँ पे? जस्ट आउटसाइड, इस तरीके से, ये यहाँ से जस्ट आउटसाइड मैंने बनाया, ठीक? समझ में? अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0, कोई दिक्कत नहीं, ठीक? समझ में? ठीक, कोई दिक्कत किसी भी तरह की नहीं, ठीक? अच्छा, अब सुनना ध्यान से, अगर मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, अगर मैं क्या बनाऊंगे? गॉसियन सरफेस बनाऊं, ठीक? समझ में? तो एक बात बोलो, मैंने गॉसियन सरफेस कहाँ बनाया है? यहाँ से जस्ट ऊपर, यानी कि मटेरियल बॉडी के अंदर, ठीक? समझ में? मटेरियल बॉडी के अंदर, इसमें कोई समस्या नहीं। अरे इसमें कोई समस्या, अरे इसमें कोई दिक्कत है? ये बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अब एक चीज बहुत लॉजिकल फील करो, हम ये अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई कंडक्टर के अंदर, मटेरियल के अंदर, किसके अंदर? मटेरियल के अंदर कभी भी कोई नेट चार्ज पाया नहीं जाता, हाँ कि ना? यानी कि इस रेड सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, यानी हाँ, अरे सिंपल सी बात है, किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज क्या होता है? 0। तो सारा चार्ज कहाँ आता है? सरफेस पे। और ये जो मैंने बनाया है रेड कलर का गॉसियन सरफेस, चाहो तो थोड़ा बड़ा भी बना दो, चाहो तो थोड़ा बड़ा ही बना दो, भाई वो किस पे बनाया? मटेरियल बॉडी के अंदर, तो मटेरियल बॉडी के अंदर नेट चार्ज क्या होता है? 0। अरे ये बात समझ में आई? नेट चार्ज क्या होता है? 0। तो सोचो, अगर यहाँ पे चार्ज Q है तो नेट चार्ज 0 करने के लिए -Q चार्ज भी होना चाहिए, समझ में? -Q चार्ज भी होना चाहिए, ठीक? अब वो -Q चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ पे, ठीक? समझ में? इसके इनर सरफेस पे। अरे बात समझ में आई? अरे मैंने रेड कलर का गॉसियन सरफेस बनाया जो कि कहाँ है? मटेरियल बॉडी के अंदर, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर नेट चार्ज कितना होता है? 0। तो उस लॉजिक की वजह से मैं क्या बोलता हूँ कि भाई साहब यहाँ पर एक -Q चार्ज अपीयर हो जाएगा। अरे ये बात समझ में आई? अरे ये बात समझ में आ गई? यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाए, ठीक? समझ में? और अब तुम लॉजिकली समझना, अगर यहाँ पे माइनस चार्ज है, ठीक, तो क्या इंडक्शन की वजह से यहाँ कैसा चार्ज आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, समझ में? तो बिल्कुल इसके आउटर सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? यूनिफॉर्म आएगा, नॉन यूनिफॉर्म? अरे स्फीयर है तो कैसे आएगा? यूनिफॉर्म। स्फीयर है तो कैसे आएगा? यूनिफॉर्म। यानी कि अब सारा का सारा चार्ज कहाँ गया? आउटर सरफेस पे, ठीक? यानी ये जो सिस्टम है हमारा, दिखने में कुछ ऐसा है, ये बड़ा वाला स्फीयर, ये इसके अंदर एक कैविटी, समझ में आया? ठीक, समझ में? और इसके अंदर आपने एक चार्ज रखा था Q, तो इसके इनर सरफेस पे कैसा चार्ज? कितना? -Q। और बिल्कुल आउटर सरफेस पे कैसा चार्ज? प्लस। समझ में आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? तो क्या तुम एक कैविटी जिसके सेंटर पे चार्ज रखा है Q, उसको सबसे पहले क्या करोगे? कोई भी सवाल पूछा जाए तो इस फॉर्म में लिख दो, सबसे पहला काम यही करना। कभी भी कंडक्टिंग स्फीयर की कैविटी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो सबसे पहला काम क्या करो? इनर और आउटर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिख रहे हैं समझ में आ रहा है? यार ना, अपना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? समझ में? जिस तरीके से बोल रहा हूँ वैसे ही करोगे। एक बार जब सीख जाओ,
सारी चीजें फिर जैसे मर्जी वैसे करो। ठीक, क्या इतनी बात समझ में आई? पहला स्टेप क्या लोगे? सबसे पहले क्या बना दो? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना। ठीक, समझ में? अब एक बात बताओ, सुनो, यहाँ पे जो मटेरियल भरा है यहाँ पर तो फील्ड है नहीं, यहाँ पर तो फील्ड है नहीं। ठीक, तो क्या मैं इस सिस्टम को इस सिस्टम की तरह तोड़ के इसको एक शेल मान सकता हूँ और इसको एक शेल मान सकता हूँ? अरे क्योंकि बीच में तो फील्ड है ही नहीं, तो मटेरियल भरे होने का या ना भरे होने का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फील्ड के हिसाब से ही पोटेंशियल और बाकी सारी चीज़ों का बिहेवियर तय होगा। क्योंकि यहाँ पे फील्ड नहीं है कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, तो मैं उसको कंसीडर करूँ या ना करूँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्या इतनी बात समझ में आई? अरे क्या इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी तरह की कोई? क्लियर हो गया ना ये? ठीक, बना बनाए तो कुछ और ठीक। कोई अरे किसी प्रकार की कोई, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया ना? चलो अब करना शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ठीक, कि किस तरह के सवाल आते हैं बता दो। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी बात अगर यहाँ नहीं समझ में आए तो पूछेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी सिंपल केस है कि अंदर चार्ज दिया है, ऐसा हो सकता है कि बाहर वाले सरफेस से पहले से कोई चार्ज हो और अंदर भी कोई चार्ज दे दें। ठीक है, समझ में? तो पहले भाई बाहर चार्ज देते हैं तो मुझे पता है क्या होता है, कैविटी में अंदर सिंगल चार्ज रखता है तो क्या होता है ये भी पता है, और फिर आगे चल के मिक्स केसेस करेंगे। तो इसलिए अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी भी पॉइंट पे ज़रा भी डाउट हो तो पूछेंगे। ठीक, स्टार्ट करें। चलो इधर देखो ध्यान से, बोर्ड पे देखो। तो मान लो एज यूजुअल मेरे पास एक कंडक्टिंग मटेरियल था, पूरा मटेरियल भरा हुआ है और मैंने इसके अंदर क्या काट दिए? कैविटी काट दी। मैंने क्या काट दिए? ठीक, इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2। मैंने 3 पॉइंट चुने। ठीक, समझ में? मैंने 3 पॉइंट चुने। पॉइंट ए r दूरी पर, पॉइंट बी क्या इसको मैं बोल r डैश दूरी पर। ठीक, समझ में? और एक पॉइंट चुन लेता हूँ, पॉइंट सी, एक r डबल डैश दूरी पर सेंटर से। सारी दूरियां मैंने कहाँ से नापी हैं? सेंटर से नापी है। ठीक, सेंटर मान लो कितना है? ठीक, मुझे हर पॉइंट पर फील्ड लिखना है और पोटेंशियल लिखना है। मैंने सेंटर पे क्या दे दिया? चार्ज Q। सेंटर पे चार्ज दे दिया। चलो सबसे पहला काम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ कितना? -, यहाँ कितना? कोई दिक्कत? किसी तरह की कोई? अरे किसी तरह की कोई? अब फील्ड और पोटेंशियल लिखना है। क्या लिखना है? फील्ड और पोटेंशियल लिखना है। ठीक, समझ में आया? क्या लिखना है? फील्ड और पोटेंशियल। चलो लिखते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान से सुनना, किसी भी पॉइंट पर फील्ड या पोटेंशियल 3 कारणों से होगा। अंदर वाले चार्ज की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से और इसकी वजह से। अरे हाँ के ना? अरे हाँ के ना? ठीक, समझ में? तो चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पे चार्ट टेबल बना लेते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड
कोई जगह नहीं है, डायग्राम इधर बना तो चलेगा। ठीक, डायग्राम थोड़ा इधर बना, ये स्क्वायर R2 R1 3 पॉइंट A B और C, दूरी कितनी R डैश R डबल डैश R ट्रिपल डैश। ठीक, सर सेंटर पे मैंने कितना चार्ज दे दिया Q, तो इसके इनर सरफेस पे कितना माइनस। अच्छा मैंने आउटर पे क्यों नहीं दिया था? अरे क्योंकि आउटर पे मटेरियल बॉडी के अंदर हो जाता, इसलिए कहाँ दिया है इनर। कहाँ दिया है, समझ में आया? अरे आया नहीं आया? ठीक, तो यहाँ पे कितना माइनस की, तो इसके आउटर पे कितना प्लस की, इसके आउटर पे कितना। क्या इसमें कोई समस्या है किसी? ठीक, चलो फील्ड पोटेंशियल लिखना शुरू करते हैं। ठीक, फील्ड पोटेंशियल के कारण होंगे कौन कौन से? एक अंदर वाला चार्ज Q, एक सरफेस S1 वाला चार्ज और एक सरफेस S2। ठीक, समझ में? सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट A। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A स्टार्ट करें। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A पर Q की वजह से तुम खुद ही देखो, क्या पॉइंट चार्ज से कितनी दूरी पर है? R डैश दूरी पे, तो Q की वजह से फिर क्या लिखोगे? KQ/R²। कौन सा R? R डैश, KQ/R डैश का स्क्वायर। आगे ना, चलो इसकी वजह से बिल्कुल लॉजिकली बात करो, जीरो। अरे आप स्फेरिकल शेल के कहाँ हैं? अंदर, और स्फेरिकल शेल के अंदर फील्ड कितनी होती है? जीरो। तो कितनी हो गई? जीरो। S2 की वजह से, अरे S2 की वजह से जीरो, S2 की वजह से कितनी? जीरो। S2 की वजह से कितनी? जीरो। तो क्या नेट फील्ड कितना आ गया? KQ/R²। नेट फील्ड का एक कॉलम और बना देंगे। ठीक, अरे समझ में नहीं आया? चलो B पर बोलो, B पर बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, चलो Q की वजह से कितना? KQ/R डैश स्क्वायर। हाँ के ना, सॉरी R डबल डैश स्क्वायर, KQ/R डबल डैश स्क्वायर। गुड, सब बोलते रहो। अरे KQ/R डबल डैश स्क्वायर किस डायरेक्शन में? आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसकी वजह से S2 की वजह से माइनस है। अरे S2 की वजह से नेगेटिव चार्ज है, गुड, अपोजिट डायरेक्शन में कितना? कितना? माइनस KQ/R डबल डैश स्क्वायर। ठीक, और बिल्कुल बाहर वाले की वजह से जीरो। टोटल फील्ड कितनी? क्या पहले भी जानते थे? अरे मटेरियल बॉडी पे नेट फील्ड कितनी होती है? जीरो। मैथमेटिकली दिख रहा है। अरे यार समझ में आ रहा है? मैथमेटिकली थी। चलो C पर बोलो, अरे C पर बोलो, कितना? KQ/R ट्रिपल डैश का स्क्वायर। हाँ की ना भाई? बाहर की तरफ नेगेटिव वजह से माइनस KQ/R ट्रिपल डैश का स्क्वायर, और सबसे बाहर वाले की वजह से KQ/R ट्रिपल डैश का स्क्वायर। हाँ की ना? अरे हाँ की ना? समझ में? इन दोनों की फील्ड क्या हो जाएगी? कैंसिल, सिर्फ इसकी फील्ड बचेगी बाहर। समझ में? तो एक और कंक्लूजन निकला, किसी भी स्फेरिकल कैविटी के अंदर तुम एक चार्ज रख दो, सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा? बाहर। एक और बाहर मौजूद किसी भी पॉइंट के लिए अंदर मौजूद चार्ज से कोई लेना देना। समझ में आई बात? अरे अंदर वाली फील्ड तो कैंसिल आउट ही हो रही है। अरे हाँ कि ना? अच्छा एक बात तो बताओ, कंडक्टिंग स्फीयर की कैविटी के अंदर फील्ड जीरो होगी, ट्रू या फॉल्स? कंडक्टिंग स्फीयर की कैविटी के अंदर फील्ड जीरो होगी, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। अरे कैसा स्टेटमेंट है? समझ में आया? अरे आया नहीं आया? ठीक, कंडक्टिंग स्फीयर की कैविटी के अंदर तब फील्ड जीरो होगी जब उसके अंदर कोई चार्ज ना हो। अगर कोई चार्ज है तो फील्ड जीरो नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आई? अरे आई नहीं आई? कोई दिक्कत?
थोड़ी चर्चा करें पोटेंशियल पे, समझ में? ठीक, ठीक, समझ में? चलो पोटेंशियल बोलो, ए पर पोटेंशियल लिखते हैं। चलो ए पर पोटेंशियल बोलो, ए पर पोटेंशियल, अरे किसकी वजह से कितना, के क्यू बाई आर डैश स्क्वायर, हाँ देना, सॉरी के क्यू बाई आर डैश, ठीक, किसकी वजह से, अरे क्या लिखोगे, के क्यू बाई आर वन, अरे स्फेरिकल शेल की वजह से अंदर की तरफ पोटेंशियल कांस्टेंट होता है कितना, के क्यू बाई रेडियस ऑफ स्फेयर, के क्यू बाई रेडियस ऑफ, क्या लिखा जाएगा, माइनस के क्यू बाई आर वन, अरे हाँ कि ना। चलो बाहर वाले की वजह से के क्यू बाई में कितना, अरे के क्यू बाई में कितना, आर, के क्यू बाई कितना, ऐड करो, समझ में? पोटेंशियल आ गया, क्या आ गया, पोटेंशियल। चलो बी पर बोलो, बी पर एक बार देख लो, अरे सुन लो, छापो नहीं, एक बार बोर्ड पे देख लो, टेबल अपने मन से बनाना, खुद से बनाना, ठीक है? टेबल खुद से बनाना, खुद से बनाना, तो पता चल जाएगा तुम्हें आया कि नहीं आया। चलो बी पर बोलो, अरे बी पर बोल दो यार, अरे दोनों के लिए आउटवर्ड है, क्या लिखोगे, के क्यू बाई आर डबल डैश माइनस के क्यू बाई आर डबल डैश, और इसकी वजह से के क्यू बाई आर टू, के क्यू बाई आर टू डबल डैश, क्यों, बाहर वाले के लिए ये पॉइंट कहाँ है, अंदर, और अंदर की तरफ पोटेंशियल क्या होता है, सेम, अंदर की तरफ पोटेंशियल क्या होता है, सेम। अरे वैसे भी क्लियर था, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, अगर कोई पोटेंशियल है तो सिर्फ बाहर वाले की वजह से होगा, अंदर वाला का तो क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, समझ में आया? अरे आया नहीं आया, ठीक, क्या इसके लिए भी लिख लोगे, इसके लिए भी लिख लोगे, तुम अगर ध्यान दो तो इसके लिए लिखोगे तो क्यू का और इस अंदर वाले का कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ किसका बचेगा, बाहर वाला, सिर्फ किसका बचेगा, बाहर वाला, क्योंकि बाहर की दुनिया में जो फील्ड है वो सिर्फ बाहर वाले चार्ज की वजह से। अरे यार, अरे हाँ कि ना, ठीक, एक बार छाप, समझ में आया? कल की क्लास में इसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? समझ में आया? अरे क्या सारी बातें समझ में आ रही हैं? क्या कैविटी ढंग से एनालाइज कर लेंगे? समझ में, समझ में आएंगे? कोई दिक्कत किसी भी तरह की, कोई समझ में, समझ में? चलो क्लियर हो गया, ठीक, सुनिए ध्यान से, अभी के लिए बस यहाँ तक, ठीक। कल की क्लास में यही डिस्कशन आगे कंटिन्यू करना है, अलग अलग तरह के सवाल लेकर, ठीक। शील्डिंग इफेक्ट वगैरह नहीं कराया था मैंने, शील्डिंग में सुना तो होगा, केमिस्ट्री में सुना होता है, ठीक है? शील्डिंग इफेक्ट वगैरह देखेंगे, ठीक, क्या होता है, किस वजह से होता है। अभी के लिए हम उसको पॉज करते हैं।